Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद नीतीश, माफ कीजिएगा निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू, थैंक्स। और अब हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। The headlines at the stock market: Sensex climbs above 55,300 points. Nifty surges above 16,450. The rupee closes at 77 rupees and 76 paise against the US dollar, and Brent crude prices hover around $123 per barrel level. शेयर बाजार में सेंसेक्स 55,300 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी तीव्र वृद्धि दर्ज करता हुआ 16,450 के ऊपर बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 77 रुपये 76 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $123 प्रति बैरल के करीब रहा। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत नकारात्मक रहने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी में आज बढ़त का रुख रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 55,300 के ऊपर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,450 के ऊपर जा पहुंचे। सेंसेक्स 0.78% की वृद्धि से 428 अंक बढ़कर 55,320 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.74% की तेजी से 122 अंक बढ़कर 16,478 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां बढ़त तुलनात्मक रूप से कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.46% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.24% की वृद्धि में रहे। The Sensex and the Nifty today witnessed gains even as the cues from the global share markets were negative. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above the 55,300 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above the 16,450 level. The Sensex climbed 428 points or 0.78% to close at 55,320, while the Nifty added 122 points or 0.74% to finish at 16,478. And in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap gained 0.46% and the small-cap index ended 0.24% up. In the Sensex pack, 20 companies logged gains while 10 declined. Dr. Reddy's was the top gainer as it rose 3%, followed by Reliance, which gained 2.7%. Bharti Airtel surged 2.1% and Sun Pharma ended 1.4% up. On the other hand, Tata Steel lost the most as it fell 3.8%. NTPC slipped 1.2%. Ultratech Cement plunged 0.9% and Bajaj Finance declined 0.9%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 sectors rose while 2 logged losses. The telecom sector gained the most as it added 2.1%, followed by energy sector, which rose 2%. Oil and gas index added 1.8% and healthcare ended 1% up. On the other side, the metal sector fell 1.7% and the basic materials slipped 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,529 companies gained while 1,695 fell. Shares of 144 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट से 77 रुपए 76 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.3% की बढ़त से 102.57 पर था। राजीव, आज हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पर गिरावट के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी खासी बढ़त हुई है। 428 पॉइंट्स बढ़ा है सेंसेक्स। इसके पीछे आप किन कारणों को प्रमुख मानते हैं? तो है कि आज थर्सडे थी, विच इज द एक्सपायरी ऑफ वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, सो उसके चलते वी नॉर्मली सी दैट व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपायरी और एनी काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग मूव, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द ग्लोबल मार्केट, हमारे यहाँ एक इंडेक्स में तेजी आ जाती है ब्रॉडली जो है। लेकिन ये this is more largely because of short covering than anything else. So I would not attribute any fundamental reason to it as compared to anyone. So it could be कि हमारा मार्केट कल बाजार अगर आज डाउन बहुत ज्यादा गिर जाता है तो दोबारा से गिर जाए, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग लेड रैली थी तो मार्केट ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हो सकती है। Well, Rajiv, talking of the MPC yesterday, in which the rates were raised, we haven't seen that kind of a slip in the markets when we see the markets performing yesterday and today as well. Where do you see the reason for this? See, what has happened is, most of the time what we see is that the events are priced in by the market before they happen. Now, it's a very well known fact that globally we are every country except probably Japan, where their interest rates still not moved an inch. Probably every other place in the world, we are seeing an upward rising trend in the interest rate. I mean, other exception is of course also the China. And this is very well known that the inflation is moving up globally at a very fast pace, at a pace and in a dimension which it has not seen in last almost 67 to 81 year, according to a report. Now, in that case, interest rates have moved higher and they're likely to move higher. Mm-hmm. Given this, the market tends to price and discount, pricing all these developments before they happen. So when central bank, like RBI announced yesterday the hike, it was very well known that this will happen. The only thing was there was a fear of more than 50 basis points. Now, if that has not happened, then all the people who had short positions on it would come for covering. And also, one should understand that market tends to, if there is a bad news expected after, for let's say 6 months down the line, the market will start pricing it much ahead of the event. So that is what has happened. And it was MPC interest rate high, there was a clear change in the stance of the governor. All those things are very well known. So, as they say, my own rumor said on news, news has come that it has happened. So then we saw short covering. These random day-to-day movements actually should not and cannot be constituted something which you might say as an indicator of any fundamental or any long-term trend in the market. So राजीव जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, सभी देशों में, पश्चिमी देशों में भी इन्फ्लेशन का हम असर हर एक देश में इनफैक्ट देख रहे हैं क्योंकि कमोडिटीज और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। सो इस इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए जो फोकस आरबीआई का और सरकार का है, पॉजिटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। एक लेवल पर आपको लगता है कि इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर भी होता है इस प्रोएक्टिव अप्रोच से? नहीं, देखिए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ग्लोबली इंडिया में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। पिछले 8 महीने में करीब 27 बिलियन के आसपास पैसा जो है मार्केट से निकाला जा चुका है इंडियन मार्केट से। द क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग दिस फेज वी हैव नॉट सीन मच ऑफ अ करेक्शन as far as even the broader market is concerned. Some mid caps and small caps are all उसमें करेक्शन है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो कोई भी अगर सेंट्रल बैंक प्रोएक्टिव होता है तो मार्केट नोज के इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अर्निंग्स, बोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑफ अ कॉर्पोरेशन. So proactive steps are always welcome. And the question is, but how much inflation can be controlled by these measures, and how much inflation control is possible by the measures which globally are being taken.
The fact is, the food prices have moved up because the two main ingredients, which is the refined oil, the edible oils and wheat, both are in problem because of Ukraine और China के चलते ही, sorry, Russia के चलते ही. China, because it is the mother of all the factory supply chain, उनके यहाँ लॉकडाउन था तो उसकी वजह से है. अब वो कितना सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन लेड इन्फ्लेशन है और कितना वॉर लेड है और कितना जेन्युइन डिमांड लेड है. बिकॉज इतना पैसा जो क्रिएट हुआ, हेलीकॉप्टर मनी यूएस में लोग लिटरली लोगों को फ्री के घर बैठे चेक मनी. आपको शायद हैरानी होगी कि देयर आर पीपल हु आर एनआरआई in India who had, who were staying in India for the last 2 years, even they got the checks sitting in India, because they were not on payroll, वो वहाँ पे नहीं थे. So in this scenario, वो किस इन्फ्लेशन का कितना हिस्सा किस चीज की वजह से आ रहा है, वो किसी को नहीं पता अभी तक. So that is something which probably किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा. And it's only when the oil prices नीचे आना शुरू होंगे, then we will see this inflation coming down. But that again will take quite some time to trickle down to maybe 6 to 9 months. जी, तो ये लंबा चैलेंज है. जी, globally लंबा चैलेंज है, to be very honest, not only for India, but it's a globally challenge, and that is what is going to lead to a reset, that dependence on one country for all your needs. इस समय समझ आ गया कि अगर एक जगह में कुछ प्रॉब्लम हुई, और दैट इज वाई चाइना +1 कहें या चाइना +2 कहें, या बाकी सब जो इश्यूज हैं वो ओवर अ नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स विल पैन आउट, which probably if we are able to take advantage, we will be doing very well. Well, Rajiv, we were talking of the FIIs and FPIs pulling out substantially from the markets, but at the same time we also we have this report that the DIIs have been kind of supporting the markets. Do you really see the steam which is gathering with the DII support in the markets? Will it sustain the momentum in the coming times? I think the fact is that at least at this point of time of the large cap, more than 25% of the money is with the 25% of the holding is with the FIs. So as far as DI is concerned, the back behind DI is the SIP money which has been going into the markets. Now, as of now, in last 2.5 years, whenever there has been a dip, it was a very short and shallow. This is probably last 6 months we have seen a more sustained correction and a sideways rain moment. I am sure because there is no other major place for any other investor to put in any other asset class. Real estate is not an asset class where you can put in 1,000 rupees per month. All those things are there as compared to you can put in equity. The question is that, I am hoping that SIP flows will continue, though they might temper down a bit, because if there is a decline in the return of an asset, the flows tend to come down. We always try to chase the asset which is doing well. But broadly, I wouldn't divide this as a fight between FI and DI. And also we should understand, FI, while they might sell, selling is happening largely because the valuation differential between India and some other part of the world. In last 2 years, the valuation in Indian markets have gone up very significantly, whereas the other markets were not performing. So for someone who is looking at Asia and an emerging market as a basket, if there is one country where the valuation are 2x of rest of the others, he will definitely say, okay, let me take some money out of this place where the valuations are 2x and put it somewhere else. Now, that process might continue, but it's not that, FIs are not going to come back. So this narrative of fight between DI and FI probably will be getting over another couple of months. I mean, maybe next month if there is a reversal in FI trend, then we'll see this narrative not being there in the market itself. राजीव जी, आपने वैल्यूएशंस की बात की. पीई रेशियो अगर हम देखें तो भारत का 19 के करीब है, जो पहले के पीई रेशियो से कम आ गया है. लेकिन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स का 10 है, चाइना का 9 है. तो ये जो वैल्यूएशंस हमारी हाई है, इसमें भी कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? ये जो आपने वैल्यूएशंस की बात की, ये ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की वैल्यूएशन है जी. तो इसमें सेक्टर्स ऐसे नहीं है, एंड पीई के बेसिस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स. बहुत सारी चीजें हैं देखने वाली. अब अगर आप मेटल और कमोडिटी स्टॉक्स को देखेंगे, तो जब उनकी पीई
शायद आज से 2 साल पहले 30 थी और उनके भाव यहाँ से जहाँ पे आज हैं वहां से आई थिंक 30% थे। वो टाइम होता है हर सेक्टर को अलग अलग तरीके से देखने जाने का। एंड बेस्ड ऑन वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन आइदर इन एनी आइदर इन इंडेक्स और इन स्टॉक इन एनी वे। सो क्या फिर वैल्यूएशन आंकने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या पैरामीटर्स हैं, अगर ब्रॉडली आप बता सकें? देखिए ग्रोथ कितनी होगी, किस सेक्टर में है, उस सेक्टर के ऑपरेटिंग मैट्रिक्स कैसे, इतने साल तक आईटी क्षेत्र को बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं थी। बट अब अगर आप आईटी के स्टॉक्स देखेंगे तो उनकी बिकॉज डिमांड जो है उनकी सर्विसेज की, इंडियन आईटी सर्विसेज की, उनकी जो ऑर्डर पाइपलाइन है कुछ सालों के लिए जो उन्होंने अपना स्किल सेट चेंज करा है फ्रॉम बीइंग अ प्योर सर्विस प्लेयर टू डिजिटल और कोर अपना डिजिटल बना लिया है। तो ऑल दोस थिंग एसेंशियली आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कंसिस्टेंटली बहुत हाई तो नहीं पर एक बेटर रेट पे ग्रो करता है, कौन सी कंपनी वैल्यूएशन फाइनेंशियल पैरामीटर से ज्यादा जरूरी होता है मैनेजमेंट की क्वालिटी देखना। आप एज अ रिटेल शेयर होल्डर इज द मैनेजमेंट शेयरिंग द वेल्थ क्रिएशन विद यू, वो ऑनेस्ट है, आपको अपने कम्युनिकेशन में ऑनेस्ट है या नहीं है, वो डिविडेंड आपको देते हैं या नहीं देते हैं। अगर कम्युनिकेशन में ऑनेस्ट नहीं है, अपनी फाइनेंशियल डिलीवरी तो नहीं करते, कोई इंटर पार्टी ट्रांजैक्शन के प्रमोटर अपने ही भाई बंधुओं को इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है या ऐसा कुछ करा रहा है, पब्लिक मनी है एट द एंड ऑफ द डे। सो इफ इट इज बीइंग, तो ऑल दीज फैक्टर्स बिसाइड्स द वैल्यूएशन एंड द फंडामेंटल्स जो स्पेसिफिक्स में जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक बहुत अलग एक चीज हो जाएगी। बट आपने जैसे की बात हो रही थी वैल्यूएशन की, आपने जो MSCI और इंडिया का नंबर बताया, जैसे 9 बताया और वो बताया वही। राजीव जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, अगर आप थोड़ा सा अपना स्थान चेंज कर सकें। अब क्लियर है जी? हाँ जी, अब आ रही है आपके पास जी। मतलब जो आपने नंबर दिया जैसे MSCI का और उसका, वो अगर आप देखेंगे तो वो उसी की वजह से वो हो जाता है जी। आपका जो मैं वैल्यूएशन की डिफरेंस की कह रहा हूँ, वैल्यूएशन डिफरेंशियल इज लार्जली द रीजन कि आप FI की सेलिंग देख रहे हैं इंडिया में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो छोड़ के जा रहे हैं, अगर उनको यहाँ पे 2 साल में वो कमा चुके हैं, वैल्यूएशन ज्यादा है, तो दे विल प्रॉब्ली लुक एट चाइनीज और सम अदर प्लेसेस इन एशिया जहाँ पे पिछले 2 साल में बहुत बुरी हाल हुआ है स्टॉक मार्केट्स का और ब्रॉडर मार्केट्स का। Well, it's time for a quick commercial break, but do stay tuned in because we have lots coming up on the other side. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। राजीव जी, रुपया आज ऑल टाइम क्लोजिंग लो पर बंद हुआ है 77.76। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से है अगेंस्ट ऑल करेंसीज या रुपए में कुछ? देखिए, मैं सोच रही आप एक हमारे यहाँ पे कंसेप्ट बन गया है कि डॉलर की वीकनेस को हम पता नहीं ऐसा क्यों इमोशनली ले लेते हैं कि भाई कुछ चीज गलत हो रही है। आई वुड एक्सपेक्ट कि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो और हमारे जो रुपी है वो, अगर आप पिछले 8 साल में देखेंगे तो इट हैज शोन अ रिमार्केबल स्ट्रेंथ। बाकी कंट्रीज, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए चाइनीज या बाकी कंट्रीज जो हमसे एक्सपोर्ट में कम्पीट करते हैं, अगर उनकी करेंसी हमसे ज्यादा वीक हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उनके एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो हमको नुकसान होगा। सो रुपी डिवैल्यूएशन इज नॉट अ बैड थिंग, द ओनली थिंग इज इट हैज टू बी ग्रेजुअल, धीरे धीरे एक नेचुरल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी होता है विच इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ कंट्री। इनफैक्ट हमारे देश में क्योंकि बाकी जगह से इन्फ्लेशन आज भी कम है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है आज भी अगर आप देखेंगे इंडिया में कम है एज कम्पेयर टू इवन US, ऑफकोर्स विच स्ट्रिक्टली नॉट कंपेरेबल बिकॉज वो एक साल में एक रीजन की वजह से हो गया, बट बाकी अदर कंट्रीज से कहीं ज्यादा बेटर स्टेबल स्टेट में। दैट इज वाई हमारा जो रुपया है वो कम घटा है एज कम्पेयर टू अदर, एंड इट कैन नॉट बी कि हमारा रुपी स्ट्रांग रहे, तो अगर रहेगा तो
एक और चीज होती है, इम्पोर्ट डिस्करेज होते हैं। हमारी एक सिर्फ प्रॉब्लम होती है, वो है कि ऑयल हमको इम्पोर्ट करना ही करना है। अगर बहुत ज्यादा रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है तो वो प्रॉब्लम देती है, बट अगर ग्रेजुअल होता है, एक्सेप्ट दैट काउंट द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रूपी कोई बहुत स्ट्रांग होना या होना बहुत कुछ, आई मीन इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स द वे कि कितने टाइम में कितना हुआ, बाकी कंट्रीज के मुकाबले में, बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले में कितना हुआ, वो डिपेंड करता है, दैट शोज। जी, और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। अमेरिका में बॉन्डों पर ब्याज दरों में वृद्धि हुई और डॉलर उछाल दर्ज करते हुए येन के मुकाबले 2 दशकों के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की आज होने वाली मीटिंग से पहले निवेशकों में ब्याज दरों में वृद्धि के प्रभाव को लेकर चिंताएं थीं। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% की गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 0.7% की मंदी दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% के नुकसान में रहा। जापान के निकेई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी अंतर्दिवसीय कारोबार में मंदी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.5% के नुकसान पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.6% और फ्रांस के कैक में भी 0.6% की गिरावट चल रही थी। राजीव जी, जर्मनी और ईयू में इन्फ्लेशन लेवल्स जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जो यूरोपियन कमर्शियल बैंक की आज मीटिंग है उसको आप कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं? किस तरह के अनाउंसमेंट्स की एज एन एक्सपर्ट आपको अनुमान है आपका? समझिए, पहली बात तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द मैक्रो साइड ऑफ इट, बट आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट सो मेनी इयर्स एज अ मार्केट गाय। मैंने देखा कि ईसीबी जब भी अपना रेट बढ़ाता है ना, अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, वो प्रॉब्ली द लास्ट वन टू रिएक्ट बैंक है। और उसके आसपास थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे, कुछ दिनों बाद मार्केट का, ग्लोबल मार्केट्स के बॉटम जो है फॉर्म हो जाते हैं। चाहे वो आप 2012 में देखिए, 12-13 में भी यही था, और उस टाइम पे वो वेरी लेट रिएक्टिंग बैंक है। तो मेरे को अगर आज वो करते हैं, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे शायद वो, बट आई थिंक उससे कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसमें कुछ असर पड़े या यू सी एनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, आई डोंट थिंक सो that will happen in any way. Well, Rajiv, we have been talking of the rate hikes, and just now we talked about the European banks, the come out of the meetings of the European Bank. But let's get back to the MPC meeting yesterday of the RBI. Well, with the raising of rates and of course the taming of inflation and all, taking that, factoring in that, do you feel that it has got to do, of course, with the taming of the inflation, but also what would be its effect let's talk of the short term in the markets? Short term, I don't think so. Short term, I mean, the market is expecting another hike. I mean, to be very honest, and in short term, nothing will happen as far as the market is concerned. To what RBI? I mean, market knows that there is another hike coming in, then probably another hike coming in. Yes. So market will not get bothered. Market would be bothered about if there is a further risk to inflation due to factors which are beyond the control of anybody in India. You know, if war escalates, if there is another round of, you know, COVID-related lockdowns in any part of the world, the disruption which is not talked about much is about the shipping disruption which we have seen. I mean, the rates of having a container has gone up 7 times in last 1.5 years. You know, to export, you have to pay 7 times to book a container, and even then, you know, it's literally not available. That is why you look at some of the auto companies who were dependent on exports, their exports have been hit very badly in last 2 months because of the lack of containers itself. So all these things are more, you know, in short term will affect the sentiment as compared to what RBI will do. Of course, interest rate matters in long term because if the interest rates are higher, then equity as an asset class doesn't become attractive because there is an element of risk in equity which is not there in case of fixed income products which are dependent on interest. Now, the whole point, this thing is, because this is well priced in, and this what is happening today was expected by the market since October 2021 globally. That is where when Fed decided, okay, enough of it, my money printing machines are going to slow down. So all what we are seeing right now is the fact of the, you know, news coming out which was expected 6 months back. So I don't think so in short term anything will happen, but in of course long term,
interest rates should come down, and that's what makes equity as not only equity attractive as an asset class, also the corporate earnings tend to grow in a much better way when interest rates are lower as compared to when they're high. इनफैक्ट जो आरबीआई अभी कदम उठा रहा है उसको कहा भी जा रहा है नॉर्मलाइजेशन, हम वापस जो नॉर्मल था उसकी तरफ लौट। वर्ड यूज करा हम जो 2 मार्च 2020 के बाद जो जैसे सेंट्रल बैंक ने रिएक्ट करा था, बट सोनू इसमें एक चीज है ना, नॉर्मलाइजेशन तो है कि वही बात है, जिसको एक नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है कि आप नॉर्मलाइजेशन लाते में कुछ लोगों को नाराजगी हो जाती है, लगता है कि नहीं बहुत बढ़ गया. So it's, that fact that in 2 years you are used to a certain amount of interest cost payment on either on your EMI or on your corporate loan, वो थोड़ा सा बढ़ता है तो वो expectation reset problem देता है. But you are right, I think that normalization itself sometimes becomes a painful process. बट बहुत ब्रीफली आपको लगता है जो अभी मैक्रोज हैं हमारे, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स जो आपने अभी बताई, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स पर, पीएमआई इतना हाई है, कोर सेक्टर ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन, एक ही है, वो है राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड डिसरप्शन इन सम ऑफ दी थिंग्स विच वी इम्पोर्ट, विच इज एडिबल ऑयल एंड ऑल. Probably that is a wake-up call for everyone in the policy-making setup to figure out कि we have to become self-dependent, आत्मनिर्भर बहुत सारी और चीजों में होना है हमको, और लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करना है. अदरवाइज एज फार एज द स्ट्रक्चर, अब जीएसटी कलेक्शन देखिए, जीएसटी कलेक्शन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. I mean the impact of those decisions is now showing up. स्टेट का जितना पेंडिंग पैसा सब उनको दे दिया गया. So all those things about स्टेट को पैसा नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, all this thing is over. So that is where, as that is concerned, I'm 100% sure that we are in far better place, except this storm called oil, which is coming from the, because of Russia and Ukraine issue. And moving on to the other story, in the U.S. markets, the major U.S. stocks fell yesterday as Treasury yields rose above the psychologically important 3% level, and oil prices jumped, fanning worries about inflation and the outlook for interest rates. The Nasdaq Composite Index slipped 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average Index fell 0.8%, and the S&P 500 ended 1.1% down. And moving on to oil, the Brent crude oil prices today slipped marginally but remained above the $123 per barrel level. In the intraday trade, Brent crude was trading at around $123.50 per barrel, while the WTI crude prices were at $122 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 120 रुपए की गिरावट से 50,930 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया. जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 200 रुपए टूटकर 61,825 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,849.60 प्रति आउंस पर था. चांदी भी मंदी दर्ज करते हुए $21.90 प्रति आउंस पर थी. वेरी ब्रीफली आपसे जानना चाहेंगे कि बॉन्ड मार्केट में जो हम यील्ड्स की बात कर रहे हैं वो बढ़ रही हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय इन्वेस्टर्स को भी बॉन्ड में या डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना नहीं, नॉट एट ऑल. आई मीन दिस इज नॉट टाइम, बिकॉज बॉन्ड प्राइसेस कम होते हैं इस टाइम पे जब यील्ड बढ़ते हैं. सो दैट अभी देखिए इसमें बड़ा सिंपल ये आपने शॉर्ट टाइम दिया है, बट सर नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो देन एक्सप्लेन कि ये रिलेशनशिप का द ब्रॉड आंसर इज नो, नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट ऑल. थैंक यू सो मच राजीव जी, आप शामिल हुए, आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. थैंक यू राजीव. एंड before we close, a reminder of the headlines once again. At the stock market, Sensex climbs above 55,300 points. Nifty surges above the 16,450 level. The rupee closes at 77 rupees and 76 paise against the US dollar. And Brent crude prices hover around $123 per barrel level. आर्थिक सुर्खियां एक बार फिर. शेयर बाजार में सेंसेक्स 55,300 के स्तर को पार कर गया. निफ्टी तीव्र वृद्धि दर्ज करता हुआ 16,450 के ऊपर बंद हुआ. रुपया डॉलर के मुकाबले 77 रुपए 76 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ बंद, और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $123 प्रति बैरल के करीब रहा. And that's it in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar, with me Sonu Sood saying adios till we meet again the next time. Goodbye. Market Mantra.